हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवाली। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें कुछ ट्रेंड्स या फिर कुछ पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो बच्चों, कैसे ट्रेंड्स इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज की इस लेक्चर में ना हम देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या ट्रेंड एग्जिस्ट करता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज करे बिना जो हम मेजर कर सकते हैं वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो छोटे बच्चों वाली बात होगी। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो हम कुछ मॉडिफाइड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सुनने में तो आपको ये टर्म्स ना बहुत न्यू लग रही होंगी क्योंकि आपने पहली बार सुनी है। तो एक एक करके जब मैं आपको बताऊंगी ना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और आपको एक एक टर्म बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना और बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ना, तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जो हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियाई। तो बच्चों, रेडियाई तो आपको पता ही है कि जैसे हमारा जो एटम होता है वो स्फेयर की फॉर्म में होता है, या फिर अगर हम 2D की बात करें तो एक सर्कल में हम रेडियस कैसे मेजर करते हैं, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोल देते हैं। क्लियर है? तो अब जो हमारा एटम होता है ना उसकी रेडियस मेजर करनी है, बट इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो एटम है ना उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। छोटा मतलब उसका साइज की जो वैल्यू है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 1.2 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो इतना ज्यादा छोटा साइज होने के कारण उसकी रेडियस को डिटरमिन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट डिफिकल्टी का। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो उसका बाउंड्री है ना एटम की वो डिफाइंड नहीं है। अब इससे क्या होगा, जब एटम की बाउंड्री ही डिफाइंड नहीं है तो आप सेंटर से तो चलोगे, सेंटर तो आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता कि मेजर कहाँ से करना है। मान लो आपकी कुछ ऐसा एटम एग्जिस्ट करता है, इसकी बाउंड्री ही डिफाइंड नहीं है, तो आपको ये तो पता है कि मेजर यहाँ से करना शुरू करना है, बट एंड कहाँ करना है आपको ये नहीं पता। तो इसी वजह से हम जो एटम है, एक पर्टिकुलर एटम, इंडिविजुअल एटम की हम रेडियस को मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, रेडियस को कंबाइंड फॉर्म में मेजर करते हैं। अब आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको बताया था कि उसमें दो तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। मोस्टली मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे उनकी रेडियस डिटरमिन कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल का हम अगर एग्जाम्पल लें तो वो लेते हैं हम क्लोरीन। और आपको पता है जो क्लोरीन है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस। तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताऊं अगर मैं आपको, तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेंगे कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से कोवलेंट रेडियस निकालेंगे। कैसे, जैसे कि दो एटम है क्लोरीन एटम के जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो जो इस एटम का डिस्टेंस सेंटर होगा और जो इस एटम का सेंटर होगा, इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो रेडियस क्या होगी, इसको अगर हम d सपोज करते हैं तो रेडियस होगी क्लोरीन की d डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 198 पिकोमीटर, d है 198 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है कि जो इन दोनों के
एटम्स के बीच का डिस्टेंस है वो है 198 पिकोमीटर। तो अगर रेडियस निकालनी है तो वो क्या आएगी 99 पिकोमीटर, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि इतनी ही आती है। तो अगर हमें नॉन मेटल्स के केस में रेडियाई डिटरमिन करनी है तो हम क्या करेंगे, उनको कोवेलेंट बॉन्ड कंबाइंड स्टेट में देखेंगे कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो हमारा नॉन मेटल है उसकी रेडियस आ जाएगी। तो ये तो था नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। अब मेटल्स के केस में ना हमें कंबाइंड स्टेट में देखने की नीड ही नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है ना वो काफी ज्यादा ऑर्डर होता है नॉन मेटल के स्ट्रक्चर से। नॉन मेटल का स्ट्रक्चर इतना ऑर्डर नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कंबाइंड स्टेट में देखते हैं किसी भी अदर एटम के साथ और उसका कोवेलेंट रेडियस देख लेते हैं। अब मेटल्स के केस में जो स्ट्रक्चर होता है ना, अब मेटल्स में क्या होता है, जो मेटल एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ साथ प्लेस्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर एक मेटल क्रिस्टल में ऐसे एडजेसेंट एटम्स पड़े हैं तो हम क्या करते हैं, 2 मेटल एटम्स उठाते हैं, जैसे कि सपोज किया ये 2 कॉपर एटम्स उठाए हमने और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखा और अगेन उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इसको डिनोट करें dm से, तो रेडियस ऑफ कॉपर या फिर रेडियस ऑफ मेटल क्या होगी, dm डिवाइड बाय 2। और अगर हम एक्सपेरिमेंट वैल्यू देखें कि जो dm की वैल्यू है कॉपर के केस में, डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो क्या है 256 पिकोमीटर। अब DCU क्यों लिखा है, क्योंकि कॉपर के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा Rm विच इज इक्वल्स टू 128 पिकोमीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट्स में आपको बता ही चुकी हूँ पहले कि क्या होती है, पिकोमीटर होती है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में देखेंगे कि रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गया कि रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कैसा ट्रेंड रहता है रेडियस का। अब ट्रेंड कैसे देखेंगे, डाउन द ग्रुप या फिर अक्रॉस अ पीरियड। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो टॉप से बॉटम चलते हैं, और जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियस है उसका क्या ट्रेंड रहता है, कैसे वो इंक्रीज करती है, कैसे वो डिक्रीज करती है। ट्रेंड देखने से पहले ना मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये कोवेलेंट रेडियस है और जो मेटालिक रेडियस है, मैं लिख भी देती हूँ, इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट रेडियस और इसको बोलते हैं हम मेटालिक रेडियस। तो जब हम ट्रेंड देखेंगे ना तो मैं कोवेलेंट और मेटालिक को एक नाम दूंगी, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हमें ये तो सिर्फ निकालने के लिए हम इन्हें अलग अलग मेथड से निकालते हैं तो इनका अलग अलग नाम है, बट कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो जब भी मैं रेडियस की बात करूंगी तो मैं एक टर्म यूज करूंगी, वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। बार बार ये नहीं बोलूंगी कि मेटल नॉन मेटल्स के लिए तो कोवेलेंट रेडियस या मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस। सिर्फ हम क्या देखेंगे, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि दोनों क्या है, एटम की रेडियस है, तो हम एक इनको नाम देंगे एटॉमिक रेडियस। तो हम क्या देखेंगे, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रेंड देखते हैं तो वो अक्रॉस द पीरियड या डाउन अ ग्रुप देखते हैं। तो अब देखते हैं कि हम ग्रुप और पीरियड में रेडियस कैसे वेरी करती है, क्या ट्रेंड रहता है। तो पहले हम बात करेंगे पीरियड की। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो आइए मैं कुछ एलिमेंट्स लेके बता देती हूँ कि हम पीरियड में ट्रेंड कैसे देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का एग्जांपल ले लेती हूँ। एक तो ले लेते हैं हम बेरिलियम का और एक ले लेते हैं हम नाइट्रोजन का। तो जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 4 है और नाइट्रोजन का 7, और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। तो अगर आप देखो कि जो बेरिलियम है और नाइट्रोजन है इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है पहली बात तो, और ये तो सिमिलैरिटी होगी। अब डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन्स है और ये 4 प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएंगे, और ये जो 7 प्रोटॉन्स है, नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे, आप बताओ कौन सा ज्यादा होगा। अगर 4 बंदे किसी चीज को खींच रहे हैं या फिर 7 बंदे किसी चीज को खींच रहे हैं, तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो 7 बंदे किसी चीज को खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब 7
प्रोटॉन्स नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू 4 प्रोटॉन्स जो बेरिलियम के इसको खींच रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगी तो वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो हमारा जो एटम का साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारा थंब रूल बन गया। तो मैं ये लिख देती हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होता है। दिस implies that attraction between protons and electrons increases, which in turn atomic radius decreases. Hence atomic radius decreases, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, साइज छोटा होता जाएगा। तो हेंस atomic radius decreases along a period। और पीरियड में हम कैसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात थी पीरियड की। पीरियड में हमें पता चल गया जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप की। जैसे हमने पीरियड में 2 एग्जाम्पल लिए थे, ऐसे ही हम ग्रुप में 2 एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ले लेते हैं। एक ले लेंगे हम सोडियम और एक ले लेंगे हम पोटेशियम। तो ये तो हो गया हमारा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 और 19, और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब अगर आप ग्रुप में देखो, ग्रुप के एलिमेंट्स देखो, तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। जैसे कि सोडियम की बात करें तो यहाँ पे 3 शेल्स हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये सोडियम है तो इसमें 3 शेल है और बीच में हमारा न्यूक्लियस। और अगर हम पोटेशियम की बात करें तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 शेल्स हैं। करेक्ट। तो आप देखो, अगर ये आउटर शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी मतलब जो न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना ऊपर वाला लगा रहा है। मतलब कि जितने कम नंबर ऑफ शेल्स उतनी ज्यादा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल उतनी कम अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा शेल्स होते रहेंगे उतनी अट्रैक्शन कम होती जाएगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और उतना साइज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे डाउन द पीरियड वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन द पीरियड as the atomic number increases, number of shells increases and attraction between nucleus and electron decreases, therefore atomic size या atomic radii increases down the group। तो ये मैंने आपको लिख भी दिया है कि down the group with increase in atomic number, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो atomic number तो increase होता है। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ शेल्स है वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो क्या करती है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती रहती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ही ज्यादा कम होती रहती है। तो इसकी वजह से हमारी एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो पीरियड और ग्रुप का ऑपोजिट है। पीरियड की तरफ जब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होती है, और एटॉमिक रेडियस जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये तो था ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का। बट एक एक्सेप्शन है इसमें। अब वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है बच्चों, जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस,
जनरली ये नॉन मेटल्स होती हैं, और हमने देखा था कि नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बट ये जो नोबल गैसेस होती है ना, ये हाईली स्टेबल होती है। क्या होती है? हाईली स्टेबल होती है। तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, तो हम इनकी कोवेलेंट रेडियस भी डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इनके केस में क्या होता है, हम वंडरवॉल रेडियस डिटरमिन करेंगे। वंडरवॉल रेडियस क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, या फिर एक एटम, मान लो हीलियम एटम है हमारा और दूसरा हीलियम एटम है, जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, इनके बीच में कुछ इंटरैक्शंस या फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, वंडरवॉल इंटरैक्शन बोलते हैं। तो इनकी वजह से हम जो है रेडियस मेजर करते हैं वो है वंडरवॉल रेडियस। तो इसका मतलब क्या है, जब ये बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, एक दूसरे से काफी दूर दूर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर हम डिस्टेंस का हाफ करेंगे, रेडियस बनाएंगे, तो वो भी काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो जब हम ट्रेंड देखेंगे एटॉमिक रेडियस में डाउन द ग्रुप या फिर अक्रॉस अ पीरियड, तो हम नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो नोबल गैसेस है इसमें कौन सी रेडियस होती है, वंडरवॉल रेडियस, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है मैग्नीट्यूड में। तो जो नोबल गैसेस का साइज होता है वो एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स काफी ज्यादा होता है। तो जब भी हम कोई भी ट्रेंड देखेंगे तो हम उसको नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि नोबल गैसेस का साइज इन मेटल्स और नॉन मेटल्स से ज्यादा होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने ये देखना है कि उसमें नोबल गैसेस तो नहीं है। अगर कोई एक्सेप्शन आए या कोई भी क्वेश्चन आए तो ये एक्सेप्शन एक ही है इसमें, नोबल गैसेस की, जिनका साइज बाकी पीरियड या ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होता है और ये रेगुलर ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते। तो इसके बाद आते हैं हम आयनिक रेडियाई के ऊपर, ट्रेंड्स इन आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। अब आयंस दो तरह के होते हैं, एक तो क्या होते हैं, कैटायन, और दूसरे कौन से होते हैं, एनायंस। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो एनायंस, जो कैटायंस होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायंस होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये देखते हैं कैटायंस और एनायंस बनते कैसे हैं और क्या होते हैं। तो बच्चों, जो हमारा कैटायन होता है ना, कैटायन क्या है कि कोई भी एलिमेंट है X हमारे पास, अगर हम उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, कैटायन बन जाता है। वेयर एज अनायन के केस में उल्टा है। अनायन में जैसे कोई X एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, अनायन। क्या बोलेंगे, अनायन। तो अब जो कैटायन है और जो एनायन है, वो जो पेरेंट एटम मतलब जो ओरिजिनल न्यूट्रल एटम है, उससे कैसे डिफर करते हैं ये बताऊंगी मैं आपको। जो कैटायन है उसका साइज जो होता है छोटा होता है पेरेंट एटम से। तो लिख देती हूँ, साइज ऑफ कैटायन is smaller than parent atom। और जो एनायन होता है उसका साइज ज्यादा होता है पेरेंट एटम से। कैसे, साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। अब ऐसा क्यों, इन दोनों का रीजन मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी। जैसे हमारे पास ये कोई एटम है, पेरेंट एटम है, और इसके बीच में न्यूक्लियस है, सपोज कर लो इसके बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो आप ये सोचो, एक न्यूक्लियस जब दो इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कितनी ज्यादा फोर्स से कर रहा होगा। पर जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो जिस फोर्स से वो दो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा था, अब उसी फोर्स से वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा तो सारी फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, और बहुत ज्यादा फोर्स के कारण जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। इसकी वजह से इसका साइज क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू जो ये पेरेंट एटम है इससे। पर अगर हम केस देखेंगे अनायन का, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारा पेरेंट एटम है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें,
इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या आएगा, इधर आ जाएगा। तो आप देखो जिस स्पेस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसी स्पेस पे क्या कर गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ने एंटर कर दिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमारी जगह, तू उधर जा, तू उधर जा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। तो रिपल्शन होने की वजह से जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसी वजह से जो एनायन का साइज है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू जो पेरेंट एटम है। तो ये क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। करेक्ट। क्यों, जैसे कि एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, तो वहां पे तीसरे बच्चे को भी बैठना पड़ गया, तो वो 2 बच्चे क्या करेंगे, लड़ेंगे तीसरे के साथ, नहीं नहीं ये तो हमारी जगह, तू उधर हो तू उधर हो। वो इसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा। तो मतलब वो इतनी स्पेस पे नहीं बैठ सकते 3 एटम्स या 3 बच्चे, जितनी स्पेस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं या 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो उनको क्या चाहिए, ग्रेटर स्पेस चाहिए बैठने के लिए। इसीलिए जो एटम का साइज है, पेरेंट एटम का साइज, वो बड़ा हो जाता है, और क्या वो हो जाता है, एनायन। और एनायन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। तो ये डिफरेंस है कैटायन का और एनायन का एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। तो ये तो हमने देख लिया कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। अब इसके बेस पे ना मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ कैटायन और एनायन का। जैसे कि जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन है अगर हमारे पास, तो उसका जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो होती है 64 पिकोमीटर होती है। पर अगर वो एनायन बन जाता है ना, F नेगेटिव बन जाता है, तो उसकी रेडियाई कितनी बढ़ जाती है, 136 पिकोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो कि अगर पेरेंट एटम का क्या है 64 पिकोमीटर और वो एनायन बन जाता है, तो क्या आ जाती है, उसकी रेडियस बढ़ जाती है और क्या हो जाती है, 136 पिकोमीटर। तो अगर हम कैटायन के एग्जाम्पल लें, तो कैटायन के एग्जाम्पल में हम ले लेंगे सोडियम। तो जो सोडियम है, सोडियम की जो एक्चुअल पेरेंट एटम की जो रेडियस है वो है 186 पिकोमीटर। ठीक है, पर जब ये कैटायन बन जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसकी जो रेडियाई है वो क्या हो जाती है, 95 पिकोमीटर। तो देखो पेरेंट एटम की कितनी ज्यादा थी, 186, और जो कैटायन है उसकी क्या होगी, 95 पिकोमीटर। तो ये आपको एक्सपेरिमेंटली भी मैंने दिखा दिया कि जो एनायन है उसका साइज बढ़ता है और जो कैटायन है उसका साइज कम होता है। और अगर हम ट्रेंड की बात करें आयनिक रेडियाई में, ये बिल्कुल सेम होता है एज एटॉमिक रेडियाई, सेम एज एटॉमिक रेडियाई। मतलब सेम तो मैंने बोल दिया, एक बार रिकॉल कर लो कि ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और पीरियड में क्या होगा, डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, तो ट्रेंड तो बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या आया कि हमें कैटायन और एनायन के बारे में समझना था कि साइज में कैसे वेरिएशन आती है। तो ये तो हो गया कैटायन और एनायन। अब इन सब से ना एक नई चीज निकल के आती है, वो नई चीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है वो देखते हैं। तो बच्चों जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ना, इनमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं पर एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। मतलब इसका थंब रूल क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अब एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और -2 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ये अनायन है, तो क्या हो गया, इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 10। ऐसे ही फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 + 1 क्या होगा, अगेन इसका 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बट इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्योंकि इस पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। और ऐसे ही मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके भी क्या हो गए, 10। अब आप देख रहे होंगे कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, इक्वल है, बट
स्टिल इनकी जो आयनिक रेडियाई है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट की होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैटायन है उसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, और एनायन का बड़ा होगा। अब सबसे छोटा कैसे हुआ, अब कैटायन है। अब आप ये देखो कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, और इसका 11 है, और इसका 12 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम है। अब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो वो नंबर जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा। अब आप ये देखो कि ऑक्सीजन ने क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है, और फ्लोरीन ने भी क्या करना है, फ्लोरीन के पास 9 है, 9 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है, 11 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है। मैग्नीशियम में क्या है, 12 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है। तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन से वाले प्रोटॉन्स लगाएंगे, जो नंबर में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स किसके पास है, मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम के जो प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली होल्ड करेंगे। तो इसका मतलब इसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे कम होगी। तो सबसे कम एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी, मैग्नीशियम की, ठीक है। उससे ज्यादा किसकी होगी, जब 11 ने होल्ड किया 10 इलेक्ट्रॉन्स को तो उससे ज्यादा होगी सोडियम की, और उससे ज्यादा किसकी होगी जब 9 ने होल्ड किया है 10 इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लोरीन की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। क्यों होगी, यहाँ इनको चार्ज भी लिख देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतनी ज्यादा अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और उतनी कम एटॉमिक रेडियाई। तो मैं ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, और इसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, और रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो आई होप आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में समझ आया हो कि हम रेडियस कैसे डिटरमिन करते हैं। और इसी के बेस ना आपकी एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3.5, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। कौन कौन से एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि जो कैटायन है उसका साइज छोटा होता है पेरेंट एटम से। इसका मतलब जो साइज है मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इसका मतलब इन दोनों का साइज सबसे छोटा होगा। अब आप देखो कि इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके पास ज्यादा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं, 12 हैं, और इसके पास 13 है। तो जब 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्स ज्यादा लगाएंगे एज कंपेयर टू जो 12 प्रोटॉन्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की रेडियाई है वो कम होगी एज कंपेयर टू Mg2 पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी कम है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई हमारे पास किसकी होगी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बड़ी है Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव से। अब हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और एल्यूमिनियम का 13 है, और हम जब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कम होती है। तो इसके मतलब अब मैग्नीशियम पहले आएगा और एल्यूमिनियम बाद में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम की रेडियाई है वो क्या होगी, लार्जेस्ट होगी इन सब में से। तो सबसे बड़ी किसकी होगी, मैग्नीशियम की, और सबसे छोटी किसकी होगी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। इसकी लार्जेस्ट होगी और इसकी स्मॉलेस्ट होगी। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हुआ हो। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, वो ये है कि जब मैंने बताया कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर होते हैं 8, 9, 11 और 12, तो इसको मैंने ना ऊपर लिख दिया एटॉमिक मास की जगह। मतलब मैंने इंटेंशनली नहीं लिखे कि एटॉमिक मास की जगह, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। बट हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी एलिमेंट को, जैसे कि हम एक एक्स एलिमेंट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो नीचे एटॉमिक नंबर आता है और ऊपर एटॉमिक मास आता है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे एटॉमिक मास। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ एटॉमिक नंबर ही लिखे हुए हैं, मैंने एटॉमिक मास नहीं लिखे हुए। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये एटॉमिक नंबर्स हैं।
तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो सिर्फ मैंने ना आपको बताते बताते फ्लो में ऊपर लिख दिए हैं, जबकि जब हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं एक एटम का वो नीचे आता है बाय कंसेप्ट। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? A quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by ionization enthalpy। मतलब कि एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका मेजर जो देती है वो क्या देती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या, ये क्या रिप्रेजेंट क्या करती है? इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या रिप्रेजेंट करती है? कि जो एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के आउटर शेल से निकालने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्या है आइसोलेटेड गैसियस एटम? एक गैसियस एटम है और आइसोलेटेड मतलब इंडिविजुअल एटम से जो हमारे पास एनर्जी लगती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर वैलेंस शेल से निकालने के लिए, उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये क्या क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ द टेंडेंसी, कि कितनी मतलब एटम की टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। वो किससे दी जाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या बताती है कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक एलिमेंट को, एक एटम को, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से बाहर निकाल दे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, एक्स गैसियस एटम है, तो इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा, एक्स पॉजिटिव, और गैसियस एटम है ये। तो जो एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालने के लिए उसको क्या बोल जाएंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमें इसी एलिमेंट में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे कि एक्स पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर हम, तो क्या होगा? X2 पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब एक एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर हम इसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मतलब X2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो क्या बन जाएगा? X3 पॉजिटिव, और इसको बोलेंगे हम थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप आई होप आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट, अब एक जिसमें से निकाला है उसमें से एक और निकाल देंगे तो सेकंड, और जिसमें से 2 निकाल दिए हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से एक और निकाल दिया तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बट बच्चों इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हम, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालना पॉसिबल भी नहीं होता है, उसका हम रीजन अभी देखेंगे। बट जो मैग्नीट्यूड होता है ना इन सब का, वो क्या होता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे कम होती है, सेकंड ज्यादा होती है, और थर्ड उससे ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि सपोज करो जी एटम है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एटम क्या कर रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इन चारों पे फोर्स लगा रहा है। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास क्या बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना फोर्स ये 4 पे लगा रहा था, अब उतना फोर्स किस पे लगेगा? 3 पे लगेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जिस वजह से ये और स्ट्रोंगली बाउंड हो गए इस न्यूक्लियस के साथ। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें से निकालेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर जो हमने फर्स्ट टाइम एनर्जी थी, जो हमने पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड की थी, वो एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। और अगर हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो जो 4 पे फोर्स लग रहा था वो 2 पे लगेगा, मतलब डबल फोर्स लग रहा था जो पहले लग रहा था, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो और भी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जब हमने सेकेंड निकाला इलेक्ट्रॉन या फिर जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना। तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि जो हम अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारी फर्स्ट
आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती है, सेकेंड उससे ज्यादा होती है, थर्ड उससे ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो क्या कर रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो मैंने आपको ट्रेंड बताया कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो एनर्जी होती है, हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड फर्स्ट। इसका रीज़न क्या है कि ऑन रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड देयरफॉर टू रिमूव नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो जो न्यूक्लियस है और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच गए उन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो टू रिमूव नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है या फिर दो निकाल चुके हैं तो थर्ड निकालना है, तो वी नीड टू सप्लाई मोर एनर्जी। तो हमें और भी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट। आई होप आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ आया हो और इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अब हम देखेंगे ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों ट्रेंड देखने से पहले आपको एक चीज तो समझ आएगी होगी कि जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। जब हम एनर्जी देंगे एटम को तभी वो जो इलेक्ट्रॉन है अपना बाहर निकालेगा, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसकी जो यूनिट्स होती है, तो यूनिट्स क्या होती है, किलो जूल पर मोल होती है। तो इसकी यूनिट्स होती है किलो जूल पर मोल, और हमेशा ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जो ट्रेंड पे आते हैं, तो जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो हम अक्रॉस अ पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप देखते हैं। तो पहली बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, हमें पता है कि जो एटॉमिक रेडियाई है या एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है अलोंग अ पीरियड। ये हमने देखा था ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे। तो जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। अब उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर शेल से। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है जब हम अलोंग अ पीरियड मूव करते हैं। तो जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी, तभी तो साइज छोटा होगा। अब अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं देगा। तो अगर अपना इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं देगा ये न्यूक्लियस, ये एटम, तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करती है, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। क्यों इंक्रीज करती है अक्रॉस अ पीरियड? Because when we move across a period, atomic size decreases। atomic size कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि because attraction between nucleus एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है अक्रॉस अ पीरियड। क्यों इंक्रीज करती है कि जब हम एक ग्रुप के अक्रॉस, एक पीरियड के अक्रॉस मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है। एटॉमिक साइज क्यों कम होता है? क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसकी वजह से जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे हम मूव करते रहते हैं तो उतनी ज्यादा हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये तो समझ आ गया पीरियड की बात। अब हम करते हैं ग्रुप की बात। ग्रुप में हम देखते हैं डाउन द ग्रुप, टॉप से लेके बॉटम तक। तो जब टॉप से लेके बॉटम तक देखते हैं, हमने देखा था जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे कि डाउन द ग्रुप क्या है, जो साइज इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस।
तो हमने एटॉमिक रेडियस में ग्रुप की बात की थी कि और देखा था कि हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कम हो जाती है। इस वजह से जो साइज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो बच्चों जब साइज इंक्रीज करता है, जैसे पहले इतना साइज था, ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद और बड़ा हो गया डाउन द ग्रुप जाते हुए, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता रहता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, उतना उतना अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो जब अट्रैक्शन ही नहीं है, बहुत कम अट्रैक्शन है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा, बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ग्रुप में क्या करेंगे, जब हम व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डिक्रीज करती है। हेंस जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब आप देख रहे होगे पीरियड और ग्रुप में बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड्स आ रहे हैं। अगर पीरियड में इंक्रीज करती है तो ग्रुप में डिक्रीज करती है। तो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वैलेंस शेल्स जो है हमारे पास वो दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है और आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाता है और हमें थोड़ी सी ही एनर्जी देके आउटर इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। दैट्स वाई जो ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये था ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप और पीरियड। तो बच्चों जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस तो हम देखते हैं, पहले हमें पता है कि जो जनरल ट्रेंड है, वो जनरल ट्रेंड क्या है कि अक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन है हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन के केस में। अब बेरिलियम और बोरोन जो है वो दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। तो ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए कि बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए। बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हमारे पास जो बेरिलियम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है बोरोन से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p1। अब हमें पता है कि जो s इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये s इलेक्ट्रॉन है और ये p इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा पास कौन से हैं, s इलेक्ट्रॉन, और उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से अब बेरिलियम है, बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2s से निकलेगा और जो बोरोन है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2p से निकलेगा। तो अगर 2s से निकालना है इलेक्ट्रॉन और 2p से निकालना है तो किससे इजी होगा, बाहर वाले से। इसका मतलब 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो बोरोन को जो एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो कम होगी एज कंपेयर टू जो हम बेरिलियम को देंगे, क्योंकि जो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो s ऑर्बिटल से निकालना है जिसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा होती है। तो s इलेक्ट्रॉन से निकालना इलेक्ट्रॉन, s सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू p सबशेल से। दैट्स वाई जो बेरिलियम है उसको हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए
जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बेरिलियम के केस में क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोन। ऐसे ही एक और केस है हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अब जैसे ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, ये फर्स्ट एक्सेप्शन थी, ये सेकंड एक्सेप्शन है, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और इसका 8 है, और इसकी बोला गया है कि जो नाइट्रोजन है इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब अगर हम एक पीरियड में चलें, ये भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, बट नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p 3, और इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p4। अगर हम अब यहाँ देखें, यहाँ तो दोनों ही p में प्रेजेंट है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक की ज़्यादा और एक की कम, मतलब ट्रेंड से उल्टा नहीं चलना चाहिए। तो ट्रेंड से अब इसमें क्या करेंगे हम ना, इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे p ऑर्बिटल में। तो इसमें जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें ऑक्सीजन में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अब जैसे एक पर्सन है उसके पास 3 रूम है, ठीक है, और उसके 2 और दोस्त आ गए, तो 3 लोग 3 रूम में रह रहे हैं, और एक पर्सन है उसमें क्या है कि 3 लोग 3 रूम में ऑलरेडी रह रहे थे, एक पर्सन और आ गया, तो एक रूम में 2 बंदे हो गए और बाकी क्या है, एक एक बंदे हैं। तो जब एक रूम में 2 बंदे हो गए तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये क्या कहेगा कि तू बाहर निकल, मुझे अकेला रहना है। जैसे इसमें ये 3 अलग अलग रह रहे हैं, ये भी क्या चाहेगा कि मैं अकेला रहूं। तो रिपल्शन के कारण, जब आपको पता है ऑक्सीजन में ऑलरेडी ही रिपल्शन है, तो रिपल्शन के कारण हमें एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है ऑक्सीजन में से आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में एज सच कोई रिपल्शन नहीं है और ऑक्सीजन में क्या है, रिपल्शन है। तो जब रिपल्शन है तो वो ऑलरेडी चाह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आ जाएगा। इसलिए क्या है, नाइट्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये थी 2 हमारे पास एक्सेप्शन। अब इन्हीं के बेस ना एक प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी में, प्रॉब्लम नंबर 3.6। आइए उसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन की क्या देख रही है, 496, 737 और 786। प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम किसके क्लोज होगी, 575 या फिर 760। अब आपको पता है कि जो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और इसके बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम, और फिर आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की, एल्यूमिनियम की पूछी है कि 575 की क्लोज होगी या 760, तो हम इसको ना मैग्नीशियम से कंपेयर करेंगे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और एल्यूमिनियम का 13। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और एल्यूमिनियम की क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब सेम केस जैसे हमने बेरिलियम और बोरोन में देखा था कि बोरोन में जो आउटर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो 2p से निकालना है और बेरिलियम में 2s से निकालना है। इसकी वजह से जो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन। सेम केस यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का है। तो मैग्नीशियम में हमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 3s से निकालना है और एल्यूमिनियम में 3p से। तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो अब हमारे पास एल्यूमिनियम की 2 वैल्यूज़ हैं, एक 575 और एक 760, और मैग्नीशियम की क्या है 737। तो एक तो इससे कम है और एक इससे ज़्यादा है। तो अगर मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, मतलब एल्यूमिनियम की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए मैग्नीशियम से। तो इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, 737 से छोटा कौन सा है, 575। इसका मतलब कि जो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 575 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, ना कि 760, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वहाँ से 3s से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम है वहाँ से 3p में, तो 3p दूर होता है न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू 3s। तो हमें जो
फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो कम लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो जो हमारी एल्यूमिनियम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, मैग्नीशियम से कम होगी। तो कम वाली वैल्यू कौन सी है, 575 किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। इसमें हमने ट्रेंड्स भी देख लिया कि कैसे इंक्रीज होती है कैसे डिक्रीज होती है। तो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। दो एक्सेप्शंस भी देख लिया और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख ली। तो इसके बाद हमारा आता है इससे बिल्कुल ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है या फिर जो रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जैसे कि आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था कि उसमें क्या करते हैं हम, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ऐसा नहीं होता। तो पहले ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या बोला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम, जब किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू एनायन, तो जब हम किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो एनायन बन जाता है। द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताती है, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज with which an atom adds an electron to form an ion। मतलब कितनी आसानी से हम एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जिससे वो एनायन की फॉर्मेशन कर देता है। फॉर एग्जांपल कि एक्स एटम है, गैसियस एटम, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नेगेटिव बन जाएगा, तो ये एनायन बन गया। तो हमें ये देखना है कि कितनी इजीली कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ना दो चीजें होती हैं, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसमें क्या करते हैं कि कोई भी प्रोसेस हुई और हीट रिलीज हुई है, और एंडोथर्मिक में क्या करते हैं कि किसी प्रोसेस को करवाने के लिए हमें कुछ एनर्जी कुछ हीट देनी पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो टाइप की हो सकती है, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में तो होगी हीट रिलीज तो होगी नेगेटिव, और एंडोथर्मिक में क्या होगी, पॉजिटिव, जब हमें खुद से हीट देनी पड़ेगी। तो अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो हमें समझ आ गया, पर ये ऐसा होता क्यों है। अब एक्सोथर्मिक तो उन केस में होगी कि जिन जिन एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए वो तो क्या करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो तो खुश हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज कर देंगे। तो जब एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है, तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अच्छा होता है नेगेटिव निकलना इसमें। तो क्या होगा कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो नेगेटिव फॉर्म में होगी, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। पर जब हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जो एटम ऑलरेडी स्टेबल है, अगर हमें उसके धक्के से फोर्सफुली हमें उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि आपने खाना खा रखा है, आपका पेट पूरा भर चुका है और आपको कोई गए नहीं यार एक रोटी और खा लो, एक रोटी और खा लो, तो उसको फोर्स करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन रोटी देने के लिए। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स करना पड़ता है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। बट अगर आपको भूख लग रही है और आपको कोई रोटी दे दे तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, आप खुश हो जाओगे, तो आपकी हैप्पीनेस आएगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट एटम्स के लिए होती है कि किसी के लिए एक्सोथर्मिक होगी और किसी के लिए एंडोथर्मिक होगी। मेनली जो एंडोथर्मिक होती है ना वो होती है हमारी नोबल गैसेस के लिए। तो जो नोबल गैसेस है आपको पता है हाईली स्टेबल होती है। हाईली स्टेबल होने के कारण क्या है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड होती है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल से क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। और कोई भी एटम ये नहीं चाहेगा कि वो स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो इसलिए क्या है, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब जो इनके केस में जो प्रोसेस होगी वो एंडोथर्मिक होगी, हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इनके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नॉर्मली नोबल गैसेस में ही क्या होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, बाकी में
नेगेटिव होती है, वो लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव होती है, वो आगे देखेंगे। बट सिर्फ जो नोबल गैसेस हैं उन्हें ही हमें ज्यादा फोर्स करना पड़ता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है नोबल गैसेस के केसेस में। तो अगर हम ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में, तो क्या ट्रेंड रहता है वो देखते हैं। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करती है। अब जब अट्रैक्शन इंक्रीज करती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो क्या होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो न्यूक्लियस क्या कहेगा, आजा आजा तू आजा। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा, उसका वेलकम करेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको आसानी से ले लेगा। तो वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब कि जो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये भी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज में हम क्या बोलेंगे इसको, बिकम्स मोर नेगेटिव। क्या होगी? मोर नेगेटिव होगी जब हम पीरियड में मूव करते हैं। पर बच्चों जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स कम होता रहता है। क्यों कम होता रहता है? जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो जो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कम होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसको न्यूक्लियस इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इतने अच्छे से अट्रैक्ट ना करने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, दिस इंप्लाइज कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि इतनी ज्यादा एनर्जी हम वो नहीं रिलीज करेंगे नेगेटिव में, तो हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। क्या बोलेंगे? लेस नेगेटिव हो जाती है। किसके केस में? जब हम ग्रुप की बात करते हैं। और पीरियड की बात करते हैं तो मोर नेगेटिव, और ग्रुप की बात करेंगे तो लेस नेगेटिव। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या ट्रेंड रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, और हम ग्रुप की बात करेंगे तो क्या ट्रेंड रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो अब देखते हैं हम एक्सेप्शन क्या है इसमें। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इसमें भी एक्सेप्शंस है, दो एक्सेप्शंस है। फर्स्ट है हमारी ऑक्सीजन और सल्फर की। जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, जैसे कि अभी आपने देखा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होगी वो मोर नेगेटिव होगी, और सल्फर की क्या होगी, लेस नेगेटिव। बट एक्सेप्शन भी यही है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो सल्फर की मोर नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे अगर हमने देखा कि ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, और सल्फर की क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p4। क्लियर है? अब देखो इसको ना एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में कितने हैं, 2, 1 और 2, n की वैल्यू कितनी है, 2, जितने n की वैल्यू उतने नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स ऑक्सीजन के केस में 2 है, और सल्फर के केस में कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो जो
एटम जो एलिमेंट है एनर्जी रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो कि नेगेटिव वैल्यू होती है नेगेटिव में रिलीज करता है। तो अगर ऑक्सीजन के पास इतना स्पेस ही नहीं है, अब 2 ही शेल्स हैं, और सल्फर के पास कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, तो 2 शेल्स होने के कारण इनके जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना वो उसको स्पेस नहीं दे पाता, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन आ जाता है, तो वो इतने अच्छे से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का वेलकम नहीं कर पाता जितने अच्छे से सल्फर कर पाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर आपके घर में 2 रूम्स हैं और कोई मेहमान आ रहा है, तो आप ये सोचोगे ना कि खुद कहाँ सोए और मेहमान को कहाँ सुनाए, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपके लिए भी और जो आपके पास गेस्ट आ रहा है उनके लिए भी। अगर हम सल्फर का केस लेके जिसमें 3 शेल्स हैं, तो उसमें क्या है, आपके पास 3 रूम है, तो अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसको इजीली सुला सकते हो क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा स्पेस है। तो यही रीजन है कि जो अगर हम सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में एनर्जी रिलीज करता है, मतलब सल्फर आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यही रीजन है कि जो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अब ये तो एक एक्सेप्शन देख ली। अब दूसरी एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, दूसरी एक्सेप्शन है फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, और अगेन इनका भी सेम रीजन है जो ऑक्सीजन और सल्फर का था। तो इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो इसका 9 है एटॉमिक नंबर, उसका 17 है, तो क्या होगी 1s2 2s2 2p5, और इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगेन फ्लोरीन में 2 शेल्स हैं और क्लोरीन में 3 शेल्स है, तो अगर कोई आएगा इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन उसको अकोमोडेट अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें साइज छोटा होने के कारण फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का, जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में देखा, तो फ्लोरीन का भी साइज क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, ज्यादा है, 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो फ्लोरीन को प्रॉब्लम होगी जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अकोमोडेट करने में। तो जो क्लोरीन है जैसे कि उसके पास 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इजीली जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा क्लोरीन वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि क्लोरीन तो खुश हो जाएगा कि हाँ आ जाओ इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हें, मेरे पास एम्प्टी स्पेस है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर सकता हूँ, तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में रिलीज होगी क्लोरीन के केस में। तो यही रीजन है कि जो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है इनका एक तो साइज बहुत स्मॉल है और नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सल्फर और क्लोरीन से कम है, इसीलिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सल्फर और क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसका रीजन मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। तो इसका रीजन क्या होगा कि इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। स्मॉल साइज के कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस दे हैव लेस नंबर ऑफ शेल्स देन सल्फर एंड क्लोरीन। जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 2, और सल्फर और क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 3। इसलिए जो सल्फर और क्लोरीन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होएगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो आई होप आपको ये एक्सेप्शन समझ में आओ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है ना तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो अब इसी के बेस ना हम एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3.7 जो आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लीस्ट। मतलब इन ये 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। पूछा गया है कि किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव है और किसकी सबसे लीस्ट नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव मतलब जो कि खुश होता है इलेक्ट्रॉन के आने पे, और लीस्ट नेगेटिव मतलब जो कि इतना खुशी से अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो इन देखते हैं हम ये जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप्स और पीरियड्स में कैसे अरेंज्ड है। तो बच्चों ये पीरियोडिक टेबल में ना ऐसे अरेंज्ड है कि फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन तो एक पीरियड के एलिमेंट है, और जो फ्लोरीन है वो क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है जो कि क्लोरीन के ऊपर आता है। तो पहले ना हम देखते हैं ग्रुप 5, क्योंकि हमारे पास ग्रुप 5 तो 2 एलिमेंट को ही देखना है, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन को। तो अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप क्या होती है, लेस नेगेटिव। बट अभी हमने एक्सेप्शन देखा फ्लोरीन और क्लोरीन में से, क्लोरीन की जो
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सबसे ज्यादा किसकी होगी इन अ ग्रुप, क्लोरीन की होगी, है ना, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अगर हम पीरियड में भी देखें तो पीरियड में भी हमने ट्रेंड देखा था कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन बढ़ती है जो जब हम पीरियड में मूव करते हैं। तो इसका मतलब भी क्या है, पीरियड वाइज भी क्लोरीन की ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हमें ये तो पता चल गया कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। अब हमें लीस्ट भी देखनी है, तो लीस्ट नेगेटिव किसकी होगी, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो लीस्ट पीरियड में देखो किसकी होगी, फ्लोरीन फोस्फोरस की, सल्फर की या क्लोरीन की, फोस्फोरस की होगी, है ना, क्योंकि पहले फोस्फोरस की होगी, फिर उससे ज्यादा सल्फर की होगी और उससे ज्यादा क्लोरीन की होगी। तो लीस्ट नेगेटिव किसकी होगी, फोस्फोरस की, और मोस्ट नेगेटिव किसकी होगी, क्लोरीन की। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.7। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity। मतलब कि अगर एक कंपाउंड में दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट्स में से ना एक कंपाउंड जो एक एलिमेंट होगा उसकी जो टेंडेंसी होगी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास खींचने की, जैसे कि अगर हम HCl का एग्जांपल लें तो जो HCl में जैसे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो क्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन है ये दोनों के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन के भी हैं और क्लोरीन के भी हैं, बट ये लाई कहाँ करेंगे, क्लोरीन के पास। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जो ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको अपनी तरफ रखने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो ये कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है कि अगर मान लो कि क्लोरीन को हम किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना दे, इसका कंपाउंड बना दे जो क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, नहीं, अगर वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के पास रहेगा, उस एलिमेंट के पास रहेगा जो क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि एग्जांपल फ्लोरीन है, अगर हम FCl बनाते हैं तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्लोरीन के पास रहेगा, ना कि क्लोरीन के पास। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कोई, अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसी भी कंपाउंड में तो वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रह सकता, डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जिसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा उसके कंपैरिजन में होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है। अगर इस केस में देखें HCl में तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट अगर हम FCl के केस में देखें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रहेगा, फ्लोरीन के पास। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी तो है ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके बाद जो बहुत सारे स्केल्स आए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए, जो हमारे पास मेन स्केल है वो है पॉलिंग स्केल। कौन सा स्केल है, पॉलिंग स्केल, जिसने सिर्फ ये बताया कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दे दी 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है इसकी 4.0 और बाकी सारे एलिमेंट्स है वो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चों सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा ये ट्रेंड। अब हम ट्रेंड देखते हैं कि अब हमें पता चल गया कोई फिक्स्ड क्वांटिटी तो है नहीं, बट फिर भी हम ना ट्रेंड देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। तो बच्चों पता है आपको, जब हम इन पीरियड मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं, तो क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है। इसका मतलब जब अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि अक्रॉस अ पीरियड
जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। और अगर हम ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप, तो ग्रुप में भी क्या होता है कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगी, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये नेगेटिव का साइन लिख दिया मैंने, नेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये किससे रिलेट कर सकते हो आप इसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक पीरियड में इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको ना कलेक्टिवली देख लेते हैं कि कौन कैसे इंक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करती है जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं विद इन अ पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप। तो अब हम देखते हैं, एक समरी बता देती हूँ, एक समराइज करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इन फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले तो ना, ये जो दो चीजें मैंने मिडल में लिखी हैं, इनको आप अभी के लिए भूल जाओ। आपने सिर्फ क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैंने जैसे आपको बताया था, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी वो हमारी थी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, फटाफट याद करो। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसलिए इंक्रीजिंग के लिए मैंने ये एरो दिखाया यहाँ पे कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर दिए। क्यों इंक्रीज कर दिए, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होती है, तो एटॉमिक रेडियस हमारी इंक्रीज करती है। वेयरएज जब हम अक्रॉस अ पीरियड ग्रुप करेंगे, अक्रॉस अ पीरियड मूव करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगी। अब डिक्रीज का तो कोई एरो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक इन्वर्टेड एरो, उल्टा एरो आपको यहाँ शो किया है कि अगर हम इंक्रीज के लिए ऐसे शो कर रहे हैं तो डिक्रीज के लिए ऐसे शो करेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई विद इन अ पीरियड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होती है और साइज डिक्रीज होता है। ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कैसे इंक्रीज करेगी, अक्रॉस अ पीरियड। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि वही बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमें यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो अक्रॉस अ पीरियड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब हम डाउन द ग्रुप करेंगे, अब वही बात है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, तो इसलिए इसके लिए भी उल्टा एरो दिखाया हुआ है। ये डिक्रीज करने का एरो हो गया, क्योंकि इसका फेस उस साइड है, तो डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा जब अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। ठीक है जी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि कोई भी एटम है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट करता है तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं लेफ्ट से लेके राइट। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि वही बात, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस और प्रोटॉन एक ही बात है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो अब बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पहले ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और
इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो जो बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो न्यूक्लियस उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, तो जितनी बहुत ज्यादा नेगेटिव में एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अक्रॉस अ पीरियड। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जिसको मैंने इन्वर्टेड एरो से शो किया है, उल्टा एरो से शो किया हुआ है। अब ये क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को इतना स्ट्रांगली जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब वही रीजन, सब में ना रीजन वही है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन। तो जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप वही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब हम ये तो हमने प्रॉपर्टीज देख ली, 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसी के बेस पे ना हम मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर भी डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मेटल्स कौन से होते हैं जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और नॉन मेटल्स जो इजीली गेन कर लेते हैं या फिर इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। तो अगर आपको पता है कि एटॉमिक रेडियाई जो डिक्रीज कर रही है अलोंग द पीरियड, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है अलोंग अ पीरियड, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जब हमें किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और मेटल्स भी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो जब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है अक्रॉस अ पीरियड, तो मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम आउटर शेल से, तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। और मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, उल्टा होता है। तो नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। मतलब जब हम विद इन अ पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए नॉन मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो अब ये देखो, ये मेटालिक करैक्टर का एरो इधर आ रहा है ना, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जो है मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, वही बात कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और आसानी से हम जो है इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसलिए मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, और नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि इसका फेस देखो एरो उस साइड जा रहा है, तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, कौन कौन सी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इन सब के बेसिस पे हमने देखा कि नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या फिर मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।